गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर के क्लास में आज हम आप लोग का जो पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, जो कि सेमेस्टर सेकंड का पेपर 6 है, उसे हम देखेंगे, जिसमें हम प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बारे में कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि वीकली आपको 1-2 वीडियो आपको मिलता रहे और हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहे। बात करें शैक्षिक प्रशासन की, तो इसमें आपके सिलेबस में आपका प्री और पोस्ट दोनों आ रहा है। उसके अंतर्गत जो भी आयोग और संतुतियाँ हुई हैं, उसमें आपका शैक्षिक प्रशासन कैसा है, इसे भी आपके बुक में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पेपर है, वो सर ने पढ़ाया हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसमें आपको डिटेल में मिलेगा, जो भी आपका टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस है आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आज पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है? पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है फारसी, तीसरा ऑप्शन है यूनानी और लास्ट ऑप्शन है ग्रीक। इसका आंसर है ए लैटिन। शिक्षा प्रशासन में प्रशासन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। प्रशासन को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर से हुई है। इसका अर्थ होता है दूसरे लोगों की सेवा में लीन रहने वाला, यानी कि दूसरों की सेवा करने वाला, अर्थात अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावशाली ढंग से या तरीके से करने की एक कला होना। इसमें हम देखते हैं जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अपने अधीनस्थ लोगों की सेवा करता है वह प्रशासक कहलाता है, यानी कि एडमिनिस्टर कहलाता है। लेकिन आजकल इसका अर्थ बदल गया है, यह एक सेवक की बजाय मालिक बन जाते हैं, जिसके कारण इस शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया है। एक हमें दूसरा शब्द मिला है एडमिनिस्टर, यानी कि इसका अर्थ होता है टू मैनेज करना, यानी कि प्रबंधन करना। इसमें एक और वर्ड है टू गवर्न, यानी कि प्रशासन करना। टू मैनेज करना, टू गवर्न करना एडमिनिस्टर का अर्थ होता है। अभी तक हमने प्रशासन का अर्थ समझा है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। शैक्षिक प्रशासन में हमने देखा कि शैक्षिक प्रशासन पूरी तरह से शिक्षा से ही संबंधित होता है, क्योंकि यह एक मानवीय प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्यतः 3 बातों से रहता है। इसमें हम 3 बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला कि शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना, जो कि शिक्षा के उद्देश्य है, एम्स है, उसका हम पहले, यानी जो ऑब्जेक्टिव है उसका हम निर्धारण करते हैं। उसके बाद जो हमारा निर्धारित उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए या उसकी गतिविधियों को प्रेरित करते हैं या संचालित करते हैं या कार्यान्वयन करते हैं, यानी कि फंक्शनिंग करते हैं। उसके बाद से जो हमें शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, यानी जिस सीमा तक हमें प्राप्त करना था, जो हमें प्राप्त हुए हैं उसमें हमें कितना अचीव हुआ है उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें हम 3 बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, फिर हम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन करते हैं, यानी कि फंक्शन करते हैं, यानी कि संचालित करते हैं। और उसके बाद से जो हमें शैक्षिक उद्देश्य मिले हैं वह हमें कितना अचीव हुआ है उसका हम मूल्यांकन करते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशन प्रोसेस किया है, जिसमें हम नियोजन, नियंत्रण या नियोजन यानी कि प्लानिंग करते हैं, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग करते हैं, क्रियान्वयन यानी कि फंक्शन करते हैं, और मूल्यांकन करते हैं यानी इवैल्यूएशन करते हैं। और इन सभी प्रक्रिया को हम शैक्षिक प्रशासन कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो आप नॉर्मली आप पढ़ सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन, यानी कोई बंदा रूल या रेगुलेशन बनाता है या पॉलिसी बनाता है और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेट करता है, यानी कि प्रशासनिक कार्य करता है। जैसे कि हमारे परिवार में कोई बड़ा आदमी है, दादा दादी या मदर फादर है, वो हमारी फैमिली में रूल रेगुलेशन बनाते हैं और उसे हम सभी फॉलो करते हैं या करवाते हैं। जो हमारे बड़े हैं वो उसको खुद भी फॉलो करते हैं और करवाते हैं। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। पर अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में अंतर्गत हमारी फैमिली पूरी आ जाती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो बनाए गए रूल एंड रेगुलेशन है उसे हम सभी फॉलो करते हैं। तो ये हमारे मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है और इसे पूरा देखता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्टर जो मेन पर्सन है। मैनेजमेंट के अंतर्गत ये भी हम देख सकते हैं कि उसमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय निर्धारित उद्देश्यों को ठीक ढंग से प्राप्त करने के लिए होता है। इसमें हम देखते हैं मैनेजमेंट में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि शैक्षिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कार्य को निर्धारित करता है, यानी कि उद्देश्यों को निर्धारित करता है। और मैनेजमेंट ये देखता है कि कार्य कैसे करना है और उन कार्यों को संपूर्ण रूप से करता है।
एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंतर्गत आपने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन एक मेन पार्ट है और उसके अंतर्गत आपका मैनेजमेंट आता है, यानी कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही मैनेजमेंट आता है। शैक्षिक प्रशासन एक ब्रॉड टर्म है, जबकि मैनेजमेंट उसके अंतर्गत कार्य को करता है, यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो को, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट को, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले को और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, चार्ल्स ग्रांट को। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। जनरली हम देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा प्रशासन को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम काल में आपका 1700 टू 1812 तक था। दूसरा आपका जो दूसरा काल है आपका 1813 से 1853 तक था और तीसरा काल आपका है 1854 से 1919 तक और चौथा काल में आपके 1920 से 1947 तक रहा। तो ये हमारा ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा प्रशासन को भागों में बांटा गया था। इसमें हम देखते हैं जो हमारा प्रथम काल है उसमें चार्ल्स ग्रांट ने, जो कि कंपनी का कर्मचारी और व्यवसायी के रूप में आया था भारत, और उन्होंने यहाँ की अज्ञानता यानी कि भारतीयों की अज्ञानता को दूर करने के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग एशियाटिक सब्जेक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि अज्ञानता को दूर करने का वास्तविक उपचार ज्ञान का प्रसार है। चार्ल्स ग्रांट के विचारों से ब्रिटिश अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके शैक्षिक विचारों को भविष्य में स्वीकार कर लिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था, यह साबित हुआ। अतः इसे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया। पहला ऑप्शन है वॉन जूस्टी, दूसरा ऑप्शन है प्रोसे, थर्ड ऑप्शन है जिनके और लास्ट ऑप्शन है हैमिल्टन। इसका आंसर है ए, वॉन जूस्टी। प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में वॉन जूस्टी ने व्यक्त किया था। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन शब्द का निश्चित रूप यानी कि उसका अर्थ का निर्धारण जर्मनी और ऑस्ट्रिया से विकसित किया गया था। अगर हम इसकी सार्वजनिक सेवा की बात करें तो उसमें जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनके कार्य को प्रशासन से जोड़ा जाता था। अतः इस विचारधारा ने प्रशासन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करके सिस्टमैटिक बनाया और इसमें 3 विद्वान इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे पहला आपका है वॉन जूस्टी, जिन्होंने प्रशासन को इकोनॉमी का रूप व्यक्त किया। दूसरे हैं आपके प्रोसे, जिन्होंने प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किया। थर्ड है आपका जिनके, जिन्होंने व्यवस्थापन यानी कि मैनेजमेंट के रूप में स्वीकार किया। इन तीनों पे भी कोई क्वेश्चंस आते हैं। वॉन जूस्टी ने प्रशासन को इकोनॉमी के रूप में व्यक्त किया, प्रोसे ने प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किया और जिनके की बात करें तो इन्होंने व्यवस्थापन यानी कि मैनेजमेंट के रूप में स्वीकार किया था। एक क्वेश्चन और आता है कि 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने प्रशासन को किससे संबंधित बताया? तो अलेक्जेंडर हैमिल्टन की बात करें तो उन्होंने प्रशासन को कार्यपालिका के कार्यों से संबंधित बताया। जैसे किसी प्रशासन तंत्र के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 भागों में विभाजित होता है। और हैमिल्टन की बात करें तो उन्होंने प्रशासन को कार्यपालिका के रूप में माना, यानी कि कार्यपालिका यानी कार्य करने से संबंधित समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया? पहला ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, दूसरा ऑप्शन है लूथर गुलिक, थर्ड ऑप्शन है जिनके और लास्ट ऑप्शन है प्रोसे। इसका आंसर है ए, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन की पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुई 1887 में। इन्होंने अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया और उसमें इन्होंने विशेष रूप से सरकार के कार्यों को परिभाषित किया, जबकि उसी समय फ्रैंक गुड्रो ने प्रशासन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कार्य माना। इसमें हम पॉलिटिक्स का अर्थ समझते हैं कि सरकार के कार्य हैं, यानी कि सरकार के उन कार्यों से है जो राज्य और सरकार की इच्छा को व्यक्त करते हैं और नीतियों के निर्धारण से संबंधित होते हैं, जबकि विल्सन और गुड्रो ने प्रशासन को अलग अलग अर्थ में स्पष्ट किया है। लूथर गुलिक की बात करें तो उन्होंने प्रशासन के उद्देश्यों के लिए एक सूत्र प्रदान किया था जिसे पोस्ट कॉर्ब कहते हैं, यानी कि POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। इसे 7 उद्देश्य प्रदर्शित होते हैं। पहला आपका P से प्लानिंग यानी कि नियोजन करना, दूसरा आपका O से ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्था करना, थर्ड आपका S है, S से स्टाफिंग यानी कि नियुक्तियां करना, फोर्थ है आपका D यानी कि डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन करना,
5th है आपका CO यानी कि कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करना। 6th है आपका R यानी कि रिपोर्टिंग यानी कि आलेख तैयार करना। और लास्ट आपका है B यानी कि बजटिंग यानी कि बजट बनाना या वित्तीय आलेख तैयार करना। अगर हम प्लानिंग की बात करें या नियोजन की बात करें तो इसमें शैक्षिक प्रशासनों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा संबंधी योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें व्यवस्था की यानी ऑर्गेनाइजेशन की तो इसमें योजना तैयार करने के पश्चात उसको कार्य रूप में लागू करना यानी कि शैक्षिक क्रियाओं का संपादन करना होता है। 3rd आपका नियुक्तियां करना यानी कि स्टाफिंग होता है, जिसमें हम विद्यालय के कार्य संचालन हेतु शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य पदों पर सुयोग्य यानी कि आवश्यक पदों के लिए व्यक्तियों की नियुक्तियां करते हैं। नेक्स्ट आपका निर्देशन करना है यानी कि डायरेक्टिंग है। इसमें हम विद्यालय के कार्य संचालन का पर्यवेक्षण करते हैं यानी कि निरीक्षण करते हैं तथा कर्मचारियों को निर्देशन देते हैं, इनकी गतिविधियों में सुधार करते हैं और समुचित निर्देश देते हैं। यह निर्देशन के अंतर्गत आता है। समन्वय की बात करें यानी कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसमें शिक्षकों, छात्रों और अन्य विद्यालय कर्मचारियों में समन्वय स्थापित करते हैं और पारस्परिक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी व्यवहारिकता में समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के अंतर्गत हम शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य अपने सभी कार्यक्रमों का आलेख तैयार करना और वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना होता है। इसके अंतर्गत निरीक्षण करना और शोध कार्यों को बढ़ावा देना भी होता है, जिसमें हम इसे रिपोर्ट करते हैं। लास्ट हमारा आता है बजटिंग यानी कि वित्तीय आलेख तैयार करना। इसमें हम ये हमारा अंतिम उद्देश्य होता है। इसमें समस्त शैक्षिक क्रियाओं के संपादन में अर्थव्यवस्था का यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका वार्षिक लेखा जोखा तैयार करते हैं। अर्थात लूथर गुलिक के शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य को हमने एक सूत्र के रूप में देखा जिसे हम पोस्ट कॉप कहते हैं। तो इसे हमने देखा। नेक्स्ट आपका जो जिनके है उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्वेश्चन में जिनके ने मैनेजमेंट के रूप में स्वीकारा था शैक्षिक प्रशासन को और प्रोसे ने प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किसने कहा है कि अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन 5 तत्वों नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है हेनरी फेयोल, दूसरा ऑप्शन है मोर तथा रॉस, थर्ड ऑप्शन है ग्राहम वेलफोर और लास्ट ऑप्शन है कैम्पबेल व अन्य। इसका आंसर है ए हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को प्रशासन प्रक्रिया का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन को 5 तत्वों में विभाजित किया। नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की एक प्रक्रिया है, इन्होंने ऐसा माना। मोट और रोज के अनुसार कहा जाए तो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को कहा कि छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्य की ओर मोड़ना, अध्यापकों को साधन के रूप में प्रस्तुत करना तथा संबंधित जन समुदायों को उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों की ओर प्रेरित करना होता है। ग्राहम वेलफोर की बात करें तो उन्होंने शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों से समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम या योग्य बनाना है ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित साधनों तथा प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक लाभान्वित हो सके। लास्ट ऑप्शन आपका है कैम्पबेल व अन्य। इन्होंने शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है, ऐसा कहा। इन्होंने यह शिक्षण तथा सीखने की उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों यानी कि कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करना कहा है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि हेनरी फेयोल को प्रशासन प्रक्रिया का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 5 तत्वों को बताया इस प्रक्रिया के दौरान: नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय तथा नियंत्रण। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ब्रूक एडम्स, दूसरा ऑप्शन है एस.एन. मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन है फॉक्स, विश एंड रफनर और लास्ट ऑप्शन है जे.बी. सीयर्स। इसका आंसर है सी, फॉक्स, विश एंड रफनर।
फॉक्स फिश एंड रफनर की बात करें तो इन्होंने शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ सरफेस एक्टिविटी थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस मे बी इफेक्टिवली रियलाइज्ड। इसे भी याद रखेंगे। सेकेंड आपका जो है ब्रुक एडम्स ने कहा था कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में बांधने की क्षमता होती है। यानी कि शैक्षिक प्रशासन प्राय परस्पर विरोधियों तथा सामाजिक शक्तियों को एक ही संगठन में इतनी चतुराई से जोड़ता है कि वे सब एक इकाई के समग्र कार्य करते हैं, यानी कि एक समान कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है एस.एन. मुखर्जी की बात करें तो उन्होंने शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर और अच्छा कार्य करने से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम है। नेक्स्ट आपका है J.B. सीयर्स। इन्होंने शैक्षिक प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का आशय सरकार यानी कि शब्द से जिसका निकटतम संबंध विशेष संदर्भ में इन शब्दों से होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण कर योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन या नियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। पहला ऑप्शन है विश्वकोश, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सैयदेन, थर्ड ऑप्शन है लूथर गुलीग और लास्ट ऑप्शन है वुड्रो विल्सन। इसका आंसर है ए विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में कहा गया है कि शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। बात करें अगर सैयदेन की यानी कि डॉक्टर सैयदेन की, तो उनके अनुसार प्रशासन को अब समझ लेना चाहिए कि उसका कार्य फाइलों का निपटारा करने, शिक्षण विधियों का पालन करने तथा मानवीय संबंधों का स्वस्थ बनाने तक ही सीमित नहीं है। उसको तो शैक्षिक विचारधाराओं को कार्य रूप में परिणित करना है। उसका कार्य शैक्षिक क्रिया और शैक्षिक सिद्धांतों के बीच अटूट संबंध नियोजन का है। नेक्स्ट आपका है लूथर गुलिग की बात करें तो उन्होंने शैक्षिक प्रशासन को 7 प्रशासनिक कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम पोस्ट कॉब कहते हैं, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है आपका स्टाफिंग यानी कि S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, C से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग और लास्ट आपका बजटिंग। तो ये 7 स्टेप्स हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। लास्ट आपका है वुड्रो विल्सन से हमने पढ़ा था इससे पहले क्वेश्चन में कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक वुड्रो विल्सन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। पहला ऑप्शन है कार्य विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है संगठन की संरचना, थर्ड ऑप्शन है दोनों की और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। इसका आंसर है सी दोनों की, यानी कि कार्य विश्लेषण और संगठन की संरचना पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण देन है। पहला ऑप्शन है आधुनिक युग की, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत युग की, थर्ड ऑप्शन है दोनों की और लास्ट ऑप्शन है किसी की भी नहीं। इसका आंसर है ए आधुनिक युग की। शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण आधुनिक युग की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य हैं। पहला ऑप्शन है व्यवस्था करना, दूसरा ऑप्शन है नियोजन करना, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रण करना और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। शिक्षा प्रशासन का मुख्य कार्य व्यवस्था करना, नियोजन करना और नियंत्रण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की, दूसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य की, थर्ड ऑप्शन है दोनों की और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। इसका आंसर है सी दोनों की। एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है समानता, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौमिकता और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता के अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और सार्वभौमिकता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा प्रशासन के कारक हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत कारक, दूसरा ऑप्शन है वातावरणीय कारक, थर्ड ऑप्शन है दोनों प्रकार और लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। इसका आंसर है सी, दोनों प्रकार। यानी कि शिक्षा प्रशासन के कारक में व्यक्तिगत कारक भी आते हैं और वातावरणीय कारक भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षा की व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रशासनिक कार्य, थर्ड ऑप्शन है वित्तीय आलेख और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। प्रधानाचार्य के मुख्य कार्य के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रशासनिक कार्य करना और वित्तीय आलेख लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है सन 1840 में, दूसरा ऑप्शन सन 1830 में, थर्ड ऑप्शन है सन 1842 में और लास्ट ऑप्शन है 1832 में। इसका आंसर है ए, 1840 में। बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1814 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के दृष्टिकोण से सन 1842 में किस शहर को 3 भागों में बांटा गया? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन है बम्बई और लास्ट ऑप्शन है दिल्ली। इसका आंसर है सी, बम्बई। शैक्षिक प्रशासन के लिए 1842 में बम्बई शहर को 3 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में ब्रह्मांड कब पधारे? पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर सन 1911 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन 12 दिसंबर सन 1911 को, थर्ड ऑप्शन है 13 दिसंबर सन 1911 को और लास्ट ऑप्शन है 14 दिसंबर 1911 को। इसका आंसर है बी, 12 दिसंबर 1911 को। सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में 12 दिसंबर 1911 को ब्रह्मांड के लिए पधारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन के विरोध के कारण ब्रिटिश शासन ने कब साइमन कमीशन की नियुक्ति की? पहला ऑप्शन है 1927 में, दूसरा ऑप्शन है 1928 में, थर्ड ऑप्शन है 1929 में और लास्ट ऑप्शन है 1930 में। इसका आंसर है ए, 1927 में। द्वैत शासन के दौरान यानी कि उसके विरोध के कारण ब्रिटिश शासन में 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। ये था आज का वीडियो। कोशिश करूँगी वीकली आपको 1 से 2 वीडियो मिल जाए। आपका जो असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पेपर है वो मिश्रा सर ने बहुत अच्छी तरह डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452161001 पे। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपको हम उसका हल देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।